किन्हीं का प्रश्न नहीं दिख रहा है अभी, तो मैं अपना प्रश्न रखता हूँ। विभू जी, ये जो फॉर्मूला सब बताए गए थे, साइन वाले कॉस वाले, तो इनको याद ही कर लें या इनको समझा जा सकता है, या समझना के लिए बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा? जो साइन कॉस टेन का था। आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ जो हमारे पिछले वाले पंचांग का एक पृष्ठ दिखाता हूँ। इनको फिलहाल के लिए तो याद रखना ही ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सूत्र हैं ये सिर्फ याद करने वाले हैं, इनको समझा भी जा सकता है, इनका एक प्रॉपर डेरिवेशन है। और ये मैंने पिछले, ये देखिए, ये सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार का श्लोक है। परमाप क्रम ज्या तो सप्तरंद गुणेन्द्र व तद्गुणा ज्या त्रिजीविता तच्चापम क्रांति कृष्यते। जो क्रांति का सूत्र दिया था, क्या दिया था वो क्रांति का सूत्र? ये साइन डेक्लिनेशन इज इक्वल टू साइन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी यानी परम क्रांति गुणा गया साइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ सन यानी कि सूर्य का भोगांश। ये जो सूत्र है ये सूर्य सिद्धांत के इस श्लोक से आता है। इस श्लोक का अगर हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करें, गणितीय विवेचन करें और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली समझना चाहें, तो मैंने चित्र में बताया था, ये पिछले वर्ष के पंचांग में प्रकाशित है कि इस श्लोक से यह सूत्र कैसे आहरित होता है। तो इसे भी समझा जा सकता है, लेकिन यह है कि जब सूत्र के साथ गणित करना इतना कठिन हो रहा है तो इस सूत्र का डेरिवेशन या इसकी उपपत्ति समझना ये अपने आप में थोड़ा और क्लिष्ट हो जाएगा। जी जी। अगर आप पिछले वर्ष का पंचांग देखेंगे तो आपको इस सूत्र की उपपत्ति सूर्य सिद्धांत के श्लोक के अनुसार कैसे हो रही है ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ना एक और मजेदार बात जो समझ में आती है कि सूर्य सिद्धांत जो है वो बहुत ही गणितीय ग्रंथ है। आप देखेंगे कि किस प्रकार इस श्लोक के अनुसार क्रांति की जो गणना का सूत्र है वो आहरित होता है। तो सूर्य सिद्धांत अपने आप में बहुत गणितीय ग्रंथ है। तो फिलहाल इस सूत्र को याद रखना ही ज्यादा आसान रहेगा। जी जी विभू जी, धन्यवाद। गर्मी में हमें पृष्ठ क्रमांक कितने पे है? अंतिम है पिछले वर्ष के आर्ष पत्रकम का 1943 का जो एडिशन है उसका ये अंतिम पृष्ठ क्रमांक, अंतिम से अंदर वाला प्रश्न कवर पेज है ये, इसमें पृष्ठ क्रमांक नहीं पड़ा हुआ है। 1943 का जो आर्ष पत्रकम है उसका अंतिम से अंदर वाला जो कवर पेज है उसमें है ये प्रकाशित। कवर पेज जी। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं अपना प्रश्न रखता हूँ। विभू जी, वो जो माइनस प्लस प्लस माइनस का चरांतर के सापेक्ष में आचार्य जी समझा रहे थे, उसको एक बार अगर किसी फिगर की सहायता से आप समझा देते तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार शायद आपने समझाया था, एक बार यदि और समझा देते। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे पृथ्वी का जो घूर्णन है उसके कारण जो दिन की लंबाई है वो घटती बढ़ती रहती है। मतलब उसका पथ अंडाकार होने के कारण ये ऐसी जगह पर जब पृथ्वी होगी तो उसको ज्यादा समय लगेगा, यहाँ पर कम समय लगेगा। तो इसके कारण होता क्या है कि जो पृथ्वी का आप ऐसे समझिए जैसे एक मध्यम मान होता है, मध्यम मान समय, यानी कि इस मान में निरक्ष देश पर हर समय सुबह 6 बजे जो है हमारा सूर्योदय होता है, 12 बजे हमारा मध्याह्न होता है, 18 बजे हमारा जो है सूर्यास्त होगा और 24 बजे हमारा मध्य रात्रि होगा। ये क्या है कि मध्यम मान से, यानी
अगर सूर्य या पृथ्वी एक ही गति से चल रही होती, मैकेनिकल जैसे घड़ी होती है ना, मुझे 12 बजे फिर 24 घंटे बाद ठीक 12 बज जाते हैं, लेकिन सूर्य और पृथ्वी की गतियों में अंतर के कारण ये जो अंतर है ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। हर समय 6 बजे ही सूर्योदय है स्थानीय समय मान में है। हाँ, ये स्थानीय समय मान है, ये भारतीय मानक समय मान नहीं है। तो ये जो अंतर आता है यानी कि मध्यम मान और स्पष्ट मान, इनका जो अंतर आता है ये अंतर तो कहलाता है हमारा वेलांतर, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और जो चरांतर है वो चरांतर क्या है कि देखिए ये पृथ्वी है जहां पर इसकी ये भूमध्य रेखा है। तो कोई पिंड भूमध्य रेखा पर उत्तर से दक्षिण जाता है, वो मानिए इस वृत्त पर जा रहा है, लेकिन जब हम उसे किसी अन्य अक्षांश पर देखेंगे, इस अक्षांश पर हम देख रहे हैं ये हमारा स्थान है, तो इसका अक्षांश कितना हुआ, ये इतने अंश का जो कोण है यही इसका अक्षांश है जो भूमध्य रेखा से जो कोण बन रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा उस पिंड का हमें दिखना हो रहा है उदयास्त, तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा ना, यहाँ तो ये उदय दिखे तो ये कहीं यहाँ कहीं उदय दिखेगा। तो ये जो अंतर है बेसिकली मोटा मोटा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो अंतर है एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर जब हम उसका प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो वो जो अंतर है वो अंतर कहलाता है चरांतर। चर का मतलब हुआ चलना, किसी पिंड को क्षितिज से ऊपर उठ के चलने में जो समय लग रहा है वो, और जो निरक्ष देश पे लग रहा है वो तो हो गया मानक समय। मानक समय की निरक्ष देश पर इतना लगता है, लेकिन अक्षांश पर किसी दूसरे अक्षांश पर क्योंकि पृथ्वी तिरछी है तो वो हमें कुछ और समय दिखाई देता है, उसमें अंतर रहता है, उस अंतर का नाम है चरांतर। तो ये बेसिकली अक्षांश पर बनने वाला जो हमारा वृत्त है वो और निरक्ष देश पर बनने वाला जो वृत्त है उन दोनों के प्रोजेक्शन के कारण जो अंतर है वो अंतर है ये बेसिकली। मैं कुछ स्पष्ट कर पाया हूँ इसमें? जी 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 स्पष्ट हुआ। जो जब भी निरक्ष बोल रहे हैं इसका अर्थ हो रहा है कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष हम चीज हाँ को जी, हाँ देख जी, रहे हैं। भूमध्य रेखा निरक्ष मतलब जहाँ अक्षांश शून्य है, तो मतलब ज्योग्राफी में उसको भूमध्य रेखा बोल देते हैं और खगोलिकी में उसको निरक्ष देश बोल देते हैं। और भूमध्य रेखा पे जब छायालोप होगा तो उसे मध्याह्न कहेंगे। जी, उस समय जब होगा तो उसे मध्याह्न कहेंगे, पर वो छायालोप सिर्फ विषुव के दिन होता है, हर दिन नहीं होता है, संपात के दिन। तो जो ये हमने कहा कि निरक्ष देश में 12 बजे मध्याह्न कहते हैं और 12 बजे रात्रि को मध्य रात्रि कहते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी मध्याह्न है या नहीं है? जिस समय सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति पर होगा आकाश में, ऐसा है ना, ये मान लीजिए क्षितिज है तो सूर्य यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये हमारा वृत्त है, तो सूर्य जिस समय अधिकतम ऊंचाई वाली स्थिति में होगा ये स्थिति कहलाती है मध्याह्न। और इसको नापते कैसे, यानी हमें पता कैसे चले कि मध्याह्न है, तो आप कोई भी छड़ी गाड़िए और उसकी छाया देखिए, तो छाया जिस समय सबसे छोटी होती है किसी भी दिन, जिस दिन ये सबसे छोटी होती है वो उस दिन के मध्याह्न का समय है, और जिस दिन छायालोप हो जाता है यानी कि उस दिन जो सबसे छोटी छाया है वो 0 हो गई, तो वो मध्याह्न के समय का तो दिन है, उस मध्याह्न का समय तो है ही, लेकिन उस दिन विषुव भी है। विषुव के अलावा किसी अन्य दिन में ये छाया सबसे छोटी तो होगी, दिन की सबसे छोटी होगी, वर्ष की सबसे छोटी नहीं होगी। दिन की सबसे छोटी छाया जिस दिन होगी, वो जिस समय होगी वो मध्याह्न का समय है। जी जी स्पष्ट हो गया, धन्यवाद जी। अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न? विभू जी प्रश्न तो कुछ नहीं आ रहा है, तो अब आप कुछ बताना चाहेंगे और जो आचार्य जी ने टॉपिक लिया था उसी से रिलेटेड कुछ? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक विषय को थोड़ा सा लेने का प्रयास करते हैं कि ये जो सूत्र बताया गया था साइन क्रांति बराबर
साइन परम क्रांति गुणा गया साइन सूर्य स्पष्ट। ये एक ऐसा सूत्र है जिससे आप किसी भी पंचांग की गणितीय सत्यता को भी जांच सकते हैं। इस सब में सबसे खास बात यह है कि ये जो क्रांति है ना, सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो नापी जा सकती है, जिसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इस सूत्र का महत्व इसलिए, देखिए आप सूर्य स्पष्ट को ना सीधे सीधे नाप नहीं सकते। नाप इसलिए नहीं सकते कि आपको आसमान में क्या पता कि वसंत संपात कहाँ है और वहां से ये कितने कोण पर आ गया है। जैसे आप अक्षांश को तो नाप सकते हैं, लेकिन आप देशांतर को नहीं नाप सकते, क्योंकि देशांतर को नापने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर आपने उसे ग्रीनविच मीन लाइन मान लिया है, तो अब अपने स्थान पर खड़े खड़े आपको कैसे पता चलेगा ग्रीनविच मीन लाइन आपसे कितनी दूर है। तो देशांतर को नापने के तरीके सामान्य नहीं है, वो अलग है। अक्षांश को आप सीधे सीधे नाप सकते हैं, ऐसे ही आप सूर्य की क्रांति भी सीधे सीधे नाप सकते हैं। और सूर्य की क्रांति को जब हम सीधे सीधे नाप लेते हैं, तो सूर्य की क्रांति को नापने से जो हम सूर्य स्पष्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह से हमने परोक्ष रूप से सूर्य स्पष्ट या सूर्य के भोगांश को नाप लिया है। तो जब हम सूर्य स्पष्ट को नाप पा रहे हैं, इसको हम परोक्ष रूप से नाप रहे हैं। तो जब हम सूर्य स्पष्ट को परोक्ष रूप से नाप सकते हैं, और हमने नाप करके देखा कि हमारा जो सूर्य स्पष्ट है, मान लीजिए उदाहरण के लिए आया 90 अंश। अब अगर कोई पंचांग हमें ऐसा दिखा रहा है कि वो 90 अंश नहीं है, वह 77 अंश है, तो ये स्पष्ट बात है कि वो पंचांग जो है वो प्रत्यक्ष से अलग चीज दिखा रहा है। इस क्रांति वाले सूत्र का महत्व इतना अधिक है कि इससे आप किसी भी पंचांग की गणितीय सत्यता या सूर्य स्पष्ट, या अगर थोड़ा और इसे सरल कर दें तो हम किसी भी ग्रह स्पष्ट को मोटा मोटा इससे नाप सकते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रह के संबंध में जो चीज हम नाप सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो क्रांति है, और उससे हम उस ग्रह का स्पष्ट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रायोगिक एस्ट्रोनॉमी है, जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है, वो इस सूत्र पर आधारित है। और यह सूत्र आधुनिक खगोलिकी में भी यही है, और 1400 साल पहले के, लगभग 1400 वर्ष पहले का जो हमें सूर्य सिद्धांत उपलब्ध है, उसमें भी यही सूत्र है। तो इससे दो तीन बड़ी मजेदार बातें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेशन है, इसकी कम से कम 1500 वर्षों की कंटिन्यूटी तो है हमारी संस्कृति में, और आधुनिक विज्ञान में भी यही सूत्र है। आधुनिक विज्ञान में इसके अलावा कोई और सूत्र हो ऐसा भी नहीं है। अन्य सूत्र भी हो सकते हैं, थोड़े और क्लिष्ट भी हो सकते हैं, बट सरलतम ट्रिग्नोमेट्री में यही सूत्र है, और यह पर्याप्त रूप से एक्यूरेट सूत्र है। कभी मौका लगेगा इसी कक्षा में या इसी कक्षा के आगे, तो क्रांति कैसे नापते हैं और क्रांति को मतलब ऑब्जर्वेशनली कैसे नापते हैं, और ऐसे नाप करके उस दिन सूर्य स्पष्ट करके अगर आप कभी इसका प्रयोग करके देखें, तो आपको सचमुच में आनंद आ जाएगा कि आप पंचांग की सत्यता स्पष्ट करेंगे। कि कोई पंचांग दिखा रहा है कि आज सूर्य जो है मीन राशि में है, और आपने नाप करके देखा तो आपने कहा नहीं, मीन राशि में नहीं है, ये तो मेष में है। तो आपकी ना ज्योतिष पर पकड़ और ज्योतिष पर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओम जी जी विभू जी, ये क्रांति को इसी छाया विधि से नापा जा सकता है या फिर किसी वेधशाला की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, इसको छाया विधि से ही नापा जा सकता है। अच्छा, एक विषय है जिसको सूर्य सिद्धांत में कहते हैं छायार्क साधन। वैसे हमारे किसी पिछले वर्ष के पंचांग में यह दिया हुआ है कि छायार्क साधन कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में शायद 37 या 1937 या 1936 या 38 के अंक में है। तो अगर कक्षाओं में यह विषय आया तो मैं इसमें जरूर एक बार बताऊंगा कि छायार्क साधन कैसे करते हैं। इसके लिए ऑब्जर्वेशनल या किसी ऑब्जर्वेट वेधशाला की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर की छत पर इसको कर सकते हैं। और जब आप इसे करेंगे और फिर आप करेंगे कि सूर्य तो आज कर्क, फिर आपको पता चलेगा कि जो कर्क संक्रांति है वो तो 22 जून को ही आती है नापने से। तो अगर कर्क संक्रांति 22 जून को आ रही है नापने से, तो आप किसी और दिन में कर्क संक्रांति कोई चाहे कितना ही कहता रहे, आप फिर उसकी बात को मान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने करके देख लिया है कि कर्क संक्रांति तो 22 जून को है।
जी। और ये परम क्रांति जो है इसको भी नापा जाता है या फिर ये भी परोक्ष रूप से प्राप्त होता है? नहीं, परम क्रांति भी आप नाप सकते हैं। है क्या ना कि ये दोनों चीजें, क्रांति, परम क्रांति और अक्षांश, ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो विषुव के दिन आप अपना अक्षांश नाप सकते हैं। अगर आपको अपना अक्षांश पता है तो आप क्रांति भी नाप सकते हैं, अगर परम क्रांति आपको मालूम है तो। अगर आपको क्रांति और अक्षांश दोनों मालूम है तो आप परम क्रांति निकाल सकते हैं। ये तीनों ही चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। एक संशय था। जी। हरिओम। महोदय, प्रवीण नाम है मेरा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस विषय पे जानकारी तो नहीं है, आज क्लास में भी पहली बार ही जुड़ा हूँ। जैसे आपने ये अक्षांश नापने वाला जो बताया, तो अक्षांश तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना? वो जो हमारे पास जो टेबल वगैरह जो रहते हैं, उसमें जिस जगह का जितना अक्षांश दिया वो उतना ही रहेगा ना, कि वो परिवर्तित होता रहेगा वो भी? नहीं नहीं, अक्षांश उतना ही रहेगा, जो आपने एक बार नाप लिया उतना ही रहेगा। जी, आपको स्पष्ट हो पाया? अक्षांश आपने जितना नाप लिया एक बार, वो उतना ही रहेगा, अक्षांश नहीं परिवर्तित होता बार बार। नहीं, संभवतः मैं स्पष्ट नहीं कर पाया। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम वो ज्योग्राफी में, वो जैसे वो ग्लोब में वो लोग अक्षांश और देशांतर वो जो लिखा हुआ देखते हैं हम लोग, हम यहाँ पे भी उसी अक्षांश की बात कर रहे हैं या यहाँ पे कुछ अलग है अक्षांश? नहीं, पारिभाषिक रूप से अक्षांश वही है जो आपको ग्लोब में दिखाई देता है, या जो आपको टेबल्स में दिया रहता है, या जो आपको नक्शे में दिया रहता है। जी। जब हम इसको नापते हैं ना, तो हम स्वस्थान के लिए इसको एग्जैक्टली नापते हैं। जैसे आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे, जो टोपोग्राफिक कंटूर मैप होता है, वो 1:50,000 के स्केल पर होता है। उस स्केल में एक डॉट जो है ना, वो 50 किलोमीटर के दायरे को बताता है। तो स्वस्थान का एग्जैक्ट अगर आपको नापना है तो आप छाया साधन से नाप सकते हैं। वैसे आजकल जीपीएस इंस्ट्रूमेंट में आपको वो एग्जैक्ट बताता है, दशमलव के 4-5 अंकों तक बता देता है। मतलब आजकल वो गूगल पे अपन देखते हैं, गूगल मैप पे तो क्लियर बता देता है लोकेशन का अपना जो है। बिल्कुल बिल्कुल, वही अक्षांश है। आपको अपना अक्षांश पता चल गया, आपको परम क्रांति मालूम है, तो आप किसी भी दिन की क्रांति निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ विशेष दिनों की क्रांति हमें मालूम होती है। जैसे विषुव के दिन यानी कि संपात के दिन हम सबको पता है कि क्रांति कितनी होगी। उस दिन जो है, इन दिनों पर जो है वो क्रांति शून्य होती है। तो अगर हम विषुव के दिन इस एक्सपेरिमेंट को करें और हमें पता है कि क्रांति शून्य है, यहाँ पर हमने क्रांति जगह शून्य कर दिया, सूर्य स्पष्ट भी हमें मालूम है कि उस दिन शून्य है, तो परम क्रांति का मान निकल आएगा कि परम क्रांति कितनी है। जी भारत में जो ये उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना जी, उसकी खासियत ही यही है। वो उज्जैन महाकाल मंदिर जो है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है जी। तो वहां पर अगर हम इन समीकरणों के हिसाब से गणना करते हैं तो कुछ चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। दक्षिणायन के दिन मतलब दक्षिणायन के दिन वो क्रांति हम आराम से नाप लेते हैं क्योंकि उसका जो छाया लोप हो जाता है। और उत्तरायण के दिन जो सूर्य का मैक्सिमम डिक्लिनेशन है, जो दक्षिण की तरफ को अधिकतम झुकाव है, जिसको नतांश बोलते हैं, वो परम क्रांति का दुगना होता है। तो ये ऐसे ना कुछ स्थान विशेष की खासियतें हैं जिनकी वजह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। आप अगर स्वस्थान पर, अपने स्थान पर आप परम क्रांति को नापना चाहेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे स्थान जहां पर नापना आसान हो जाता है, जैसे जो कर्क रेखा है या जो विषुवत वृत्त है, ऐसे स्थानों पर परम क्रांति का मापांकन आसान हो जाता है। इसीलिए ऐसे स्थानों का महत्व है और इसीलिए उज्जैन के महाकाल मंदिर का महत्व है इतना ज्यादा। ओम, तो विभू जी से एक प्रश्न उठ रहा है मस्तिष्क में कि जो कर्क रेखा बनाया गया है वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ प्रैक्टिकल पहले किया होगा और इसलिए कर्क रेखा का निर्धारण उस पॉइंट से किया, या उस वहां पे कर दिया गया, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट उस हिसाब से फिर सेटिंग्स किए गए? नहीं, इसको जहां तक मुझे लगता है, मैं जानता तो मेरे पास ऐसा कोई अभिलेखीय प्रमाण भी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कर्क रेखा का निर्धारण जो है ये अनुभव से किया गया है कि यहाँ छायालोप हो रहा है, इस जगह छायालोप हो रहा है, इस जगह छायालोप नहीं हो रहा।
मतलब हम उत्तर से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़े और वो बिंदु, वो दूरतम बिंदु जहां पर छायालोप हो रहा है वो कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ का दूरतम बिंदु जहां पर वर्ष में किसी भी दिन छायालोप होता है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में जितने भी स्थान हैं उनमें वर्ष में 2 बार छायालोप होता है। एक बार जब सूर्य उत्तर की तरफ जा रहा होता है और दूसरी बार जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा होता है। तो भूमध्य रेखा पर होता है। अनुभवजन्य है महोदय, कर्क रेखा का भी कुछ विशेष रूल है क्या यहाँ पे? कर्क रेखा जो है ना कि सूर्य का अधिकतम भूमध्य रेखा से कितनी दूर आता है, अच्छा उसका पृथ्वी पर अगर हम प्रोजेक्शन करें तो वो कर्क रेखा है। अच्छा, क्योंकि हमारे, मैं मतलब जिस जगह से हूँ, जबलपुर से हूँ, जबलपुर से कर्क रेखा का जो सेंटर है वो निकलता है पूरा। जी जी, कर्क रेखा वहां से गुजरती है जी, इसलिए पूछा जी। विभू जी एक बार फिर से बताएं जो भी आपने बोला, वो भूमध्य रेखा से दूरी वाली बात कर्क रेखा का। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पृथ्वी है, ये मैंने पृथ्वी बनाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ को, और ये इसकी भूमध्य रेखा है। तो सूर्य जो चलता है ये भूमध्य रेखा से ही, मैं मान लेता हूँ भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाता है। ये मैक्सिमम दक्षिण की तरफ पहुंच गया, यहाँ से सूर्य वापस आया, फिर भूमध्य रेखा से और उत्तर की तरफ गया, यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस आ गया। ये सूर्य का परिचलन है। सूर्य इस तरह से चलता रहता है, दक्षिण गया, दक्षिण से फिर उत्तर गया, उत्तर से फिर यहाँ आया, इस तरह से चलता रहता है। तो आप देखिएगा कि ये मैक्सिमम बिंदु, ये बिंदु जो है जहां सूर्य भूमध्य रेखा से अधिकतम दूरी तक जाता है, इसी का जो पृथ्वी पर प्रोजेक्शन है ये कर्क रेखा है। और जहां दक्षिणतम जाता है इसी का नाम मकर रेखा है। अब आप देखिए कि जो स्थान, मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर बीच में यहाँ पर है, तो सूर्य जब इधर को जा रहा होगा तब ये ठीक इस स्थान के ऊपर होगा तो छाया लोप देगा, और यहाँ से जब ये लौट रहा होगा और यहाँ पर आएगा तो फिर से छाया लोप देगा। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में इस पूरी जगह पर वर्ष में 2 बार छाया लोप होता है। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साल में 2 बार छायालोप होगा। वो स्थान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, बीच में, जी, मतलब सूर्य के रास्ते में जो स्थान आ रहा है जी। अब मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर है कर्क रेखा से ऊपर, तो सूर्य तो इस स्थान के ठीक ऊपर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि तो कर्क रेखा से ही नीचे मुड़ जाएगा। करेक्ट तो करेक्ट इस स्थान पर कभी छाया लोप नहीं होगा। जी। यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा मतलब काल्पनिक लग सकता है क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है इस विषय का। तो जी जैसे अभी हमारी जो भी गणना होती है, ज्योतिषीय गणना, तो वो तो हम सूर्य के जो जिस तरह से चलता मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। अब तो क्या फिर कर्क रेखा के उस तरफ जो उत्तरी ध्रुव का जो हिस्सा है वहां के लिए फिर ज्योतिष का कोई अलग विद्या चलता है, या वहां के लिए भी हम यहीं से कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा होता है कि हम इसके माध्यम से उसको भी चेक करते हैं? नहीं, जो सूत्र आपको बताया ना क्रांति वाला भी, वो क्रांति वाला सूत्र इस स्थान पर भी एप्लीकेबल है। अच्छा, कर्क रेखा के बियॉन्ड भी एप्लीकेबल है जी। इन दोनों स्थानों पर क्रांति और अक्षांश कभी कभी बराबर हो जाते हैं। कर्क रेखा से ऊपर के स्थानों में क्रांति और अक्षांश जो है कभी बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है क्रांति का वो पूरी पृथ्वी पर समान रूप से एप्लीकेबल है। अच्छा जी जी, धन्यवाद महोदय जी। ओम, और ये जो साइन वाला फॉर्मूला था ये सूर्य के लिए एप्लीकेबल है या सभी ग्रहों के स्पष्ट को देखने के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सूर्य जो है हमेशा क्रांति वृत्त में होता है, तो इसलिए सूर्य का जो शर है, जो लैटिट्यूड है, ये हमेशा शून्य रहता है। अन्य ग्रहों के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। जी जी, धन्यवाद। आप कहेंगे तो मैं अन्य ग्रहों के लिए जो फॉर्मूला है वो भी लिख दूंगा।
नहीं, लेकिन अभी तक वहां पहुंचे नहीं विभू जी, तो अभी जान के एक सूर्य के लिए सबसे सहज है, तो पहले सूर्य की क्रांति को देखना, उसको नापना और उसके अनुसार ग्रह स्पष्ट निकालना और उससे पंचांगों का सत्यापन करना, उससे ऋतुओं का निर्धारण करना, क्योंकि ऋतुएं भी इसी क्रांति के आधार पर ही होती हैं। तो मतलब इसको अगर हमें अच्छे से बेहतर हम समझ पाते तो हम ऋतुओं का निर्धारण हम चेक कर सकते हैं ना कि कब बरसात होगी, कब सर्दी बिल्कुल चालू आप होगी, ऐसा। बिल्कुल कर सकते हैं। जब सूर्य यहाँ होता है कर्क रेखा पर, जी तो यहाँ से हमारी वर्षा ऋतु आरंभ होती है। जी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि भूमध्य रेखा से जब सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो जी। ग्रीष्म ऋतु होती है, और जब कर्क रेखा से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वर्षा ऋतु हो जाती है। यहाँ से जब इधर नीचे को जा रहा होता है तो फिर अलग ऋतु, मतलब ये यहाँ तक होगी कहीं वर्षा ऋतु, यहाँ बीच में आपका कहीं वो आएगा शरद शीत ऋतु। ऋतु। शरद के बाद यहाँ हेमंत ऋतु आएगी, जी और फिर ये यहाँ शिशिर ऋतु हो, यहाँ से फिर शिशिर ऋतु शुरू हो जाएगी, वापसी के रास्ते में शिशिर ऋतु शुरू हो जाएगी। तो ऋतु का चक्र जो है ना वो पूरा इसी वृत्त पर है, इस एक सर्कल पर हमारा सारा ऋतु चक्र है। जी तो अगर हमें क्रांति ज्ञात हो जाएगी तो आप ऋतुओं का अनुमान भी लगा लेंगे, अपने महीनों का अनुमान भी लगा लेंगे और आपका पंचांग का सत्यापन कर लेंगे। जी 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 मोहन, शिवचरण धन्यवाद। जी, शिवचरण जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ, आप जी 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 नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, ये बोल रहे थे कि नापते किससे हैं? इसको नापने की विधि अभी हमने आपको बताई नहीं, उस विधि का ही नाम मैंने बताया, उसे छायार्क साधन बोलते हैं। बेसिकली अगर साधारण शब्दों में आप इसको समझना चाहें तो आप एक छड़ी खड़ी कीजिए और इसकी छाया को नापिए कि छाया कहाँ तक जा रही है और इसका कोण निकालिए। तो ये सूर्य जितना आपको उत्तर या दक्षिण दिख रहा है वो नतांश कहलाता है। तो नतांश और आपके स्थान का अक्षांश और क्रांति, इन तीनों में एक संबंध है। उस संबंध के आधार पे हमें अक्षांश मालूम होता है, हम क्रांति निकाल लेते हैं। जी बेसिकली इस कोण को नापना होता है हमें। ऐसे अभी कर्क रेखा का हमने आपको चित्र भेजा था, तो उस दिन वहाँ पर कर्क रेखा पे जाके हमने देखा उसको, तो जी छाया पैर के नीचे आ जाती है और आज तक के पीरियड में मतलब 8-10 मिनट का अंतर आ गया है दिन में। बिल्कुल आ गया होगा, अब तो दिन छोटे होने लग गए हैं। हाँ, 10-12 मिनट का करीब करीब अंतर आ गया है। तो छाया आप कर्क रेखा पे छाया उत्तर की ओर झुकेगी क्या? जी बिल्कुल, अब आपको छाया जो है कर्क रेखा पर उत्तर की दिशा में दिखाई देगी। अच्छा अच्छा जी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है पंचांग के। दरअसल पंचांग में जो कुछ कागज में लिखा हुआ है वो सब वैसा का वैसा आपको आसमान में भी दिखना चाहिए। अगर आसमान में जो दिख रहा है और कागज में जो लिखा हुआ है, इन दोनों में अगर अंतर है तो फिर कागज में जो लिखा है वही गलत है, क्योंकि जो आसमान में दिख रहा है वो गलत नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। विभू जी, एक प्रश्न और था मेरा। ये जो एक हमने लाइन लिखा था पिछली कक्षा में कि यदि अक्षांश और क्रांति दोनों उत्तर या दक्षिण हो, तो अक्षांश और क्रांति ये उत्तर या दक्षिण होने का अर्थ क्या है? शायद क्वेश्चन सिली हो, लेकिन ये नहीं, कोई बात नहीं। उत्तर या दक्षिण होने का मतलब ये है कि जब भूमध्य रेखा से उत्तर की दिशा की तरफ का अक्षांश हो तो उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ऐसे ही सूर्य जब भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ हो तो उत्तरी क्रांति होती है, और जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ हो तो ये दक्षिणी अक्षांश हुआ, और जब सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ हो तो ये दक्षिणी क्रांति हुई। तो मतलब ये जो दक्षिण क्रांति और उत्तर क्रांति है, ये हमें समय के अनुसार पता चलेगा या फिर एंगल से पता चलेगा? ये दक्षिण ये या आपको, जिस समय की हम गणना कर रहे हैं उस समय की तिथि के अनुसार पता चलेगा? आप अगर भौतिक प्रयोग कर रहे हैं तो ये नप के आ जाएगा, जैसा भी होगा, उत्तर होगा उत्तर आ जाएगा, दक्षिण होगा दक्षिण आ जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो है 21 मार्च से लेकर के 21 मार्च को हमारा 21 मार्च से लेकर के 22 सितंबर तक, इतने समय में
जो हमारा सूर्य 21 मार्च को ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है 22 सितंबर तक, इस समय इसकी क्रांति जो है वो उत्तर होती है, और उल्टे में जो है 22 सितंबर से 21 मार्च के बीच में हम देखेंगे तो क्रांति जो है वो दक्षिण होती है। एक्चुअली उत्तर क्रांति और दक्षिण क्रांति बताना वैसे इसलिए जरूरी है कि जो पंचांग में हमने दिया होता है ना, तो उत्तर क्रांति के आगे जब भी हम लिखेंगे, मान लीजिए उत्तर क्रांति है 21 अंश, तो उसे ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर दक्षिण क्रांति है 21 अंश तो उसे लिखने का है -21 अंश लिखते हैं। ऐसे जो अक्षांश हैं, जैसे दिल्ली का अक्षांश है 28-39 उत्तर, तो उसे हम जब गणित में करेंगे तो 28.65 लिख लेंगे या 28 डिग्री 39 अंश लिख लेंगे। लेकिन अगर यही हमें दक्षिण में करना होगा तो हम इसको माइनस का 28 अंश 39 कला लिखेंगे। तो या तो उत्तर दक्षिण में समझ लीजिए या चिन्हों के हिसाब से समझ लीजिए। अगर आप चिन्हों के हिसाब से गणित करेंगे तो आपको प्लस माइनस वाला जो बताया गया है ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो परिणाम अपने आप ही आ जाएगा। जी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद विभू जी। जी जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं महोदय, अभी तो नहीं है इतना। जी, तो फिर विभू जी का भी समय बहुत कीमती है, तो फिर हम चाहें तो कक्षा को यहाँ पे विराम दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि कक्षा तो ये संभवतः काफी दिनों से चल रही है, मैं पहली बार जुड़ा था, तो पीछे का जो है उसके लिए कुछ ऐसा है क्या? किसी ने अगर नोट्स बनाए हो तो बता दे, तो मैं उन्हें फोन कर लूंगा या मैसेज कर दूंगा। तो ये सारी कक्षा की रिकॉर्डिंग आपको गुरुकुल क्रांति के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। देखिए अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो पहले की जो कक्षाएं जो आचार्य जी लेते हैं वो रविवार को, और मंगलवार और गुरुवार को हम लोग विभू जी के साथ जो भी शंकाएं होती है उस पर चर्चा करते हैं। तो शंका कक्षा और जो मेन कक्षा है सभी की रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे है। जी ठीक है महोदय, धन्यवाद। तो आज की कक्षा को हम यहाँ पे विराम करते हैं। जी बिल्कुल जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विभू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सभी ओम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को यहाँ पे विराम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमो नमो।